हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेली साइंस। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिज़िक्स जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। सो बिफोर नोइंग अबाउट इलेक्ट्रिसिटी आपको इतना ज़रूर पता होना चाहिए कि एनर्जी क्या है। क्योंकि हम लोग ये क्लास 9th में पढ़ चुके हैं तो हम बस इसका एक शॉर्ट रिव्यू लेंगे। एनर्जी क्या है? एबिलिटी टू डू वर्क, यानी कि आप कितना काम कर सकते हैं, आपके अंदर कितनी ताकत है, उसका मेजर कौन देगा? उसका मेजर देगा एनर्जी। तो एनर्जी के एग्जिस्टेंस की सिर्फ एक बात जो आपने कई बार सुनी होगी वो ये है, इट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। किसी भी तरीके से ना आप एनर्जी को बना सकते हैं ना आप एनर्जी को ख़त्म कर सकते हैं। सिर्फ क्या कर सकते हैं? एनर्जी सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट की जा सकती है, या वो खुद से हो सकती है, या फिर एक बॉडी से दूसरी बॉडी को ट्रांसफ़र की जा सकती है। यानी कि एनर्जी को बनाने का या ख़त्म करने का कोई भी चांस नहीं है। तो चलिए, अब क्योंकि हम बेसिक्स जान चुके हैं तो अब हम मूव करेंगे हमारे फर्स्ट टॉपिक जो कि है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो जानते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज आया कहाँ से। बहुत टाइम तक हम लोग एक हाइपोथेसिस में जीते रहे कि जो एटम है वो सबसे छोटी चीज़ है, यानी कि हम क्या पढ़ते रहे कि एटम इज़ इनडिविजिबल, कि उसके फर्दर छोटे टुकड़े नहीं हो सकते। लेकिन बहुत टाइम की स्टडी के बाद ये समझ में आया कि जो एटम है ये बहुत शातिर चीज़ है, यानी कि ये भी बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है, जो कि थे 3 टाइप के। सो 3 टाइप के पार्टिकल्स क्या क्या थे? एक का प्यारा सा नाम रखा प्रोटॉन, दूसरे का नाम रखा इलेक्ट्रॉन और तीसरे का नाम रख दिया न्यूट्रॉन। नाम तो रख दिए, पर इनके बारे में और चीज़ों को कैसे स्टडी किया गया, चलिए देखते हैं। तो जैसे ही 2 प्रोटॉन्स को एक साथ रखा गया, एकदम से ऑब्जर्व हुआ कि वो दोनों एक दूसरे से दूर भागने लगे हैं, यानी कि उन दोनों के बीच में किसी ना किसी टाइप का रिपल्सिव फोर्स। और बिल्कुल सेम चीज़ ऑब्जर्व हुई जब 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक साथ रखा गया, वो भी एक दूसरे से दूर जाने लगे। पर जैसे ही एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन को साथ रखा, वो दोनों एक दूसरे की तरफ खींचे चले आए। मतलब उनके बीच में कैसा फोर्स डेवलप हुआ? उनके बीच में डेवलप हुआ अट्रैक्टिव फोर्स। पर हमने रियलाइज करा कि हमारे आसपास की हर चीज़ तो ऐसा बिहेवियर नहीं दिखाती, ना ही कोई भी 2 चीज़ें एक दूसरे की तरफ खींची चली आती हैं, ना ही एक दूसरे से दूर भागती हैं। तो इनके पास, इन पार्टिकल्स के पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी थी जो उनको ये करने की कैपेसिटी दे रही थी। यही से आती है चार्ज की डेफिनेशन। और चार्ज की डेफिनेशन क्या कहती है? चार्ज की डेफिनेशन कहती है कि इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ पार्टिकल। एक ऐसी प्रॉपर्टी है उस पार्टिकल की विच इनेबल्स अ पार्टिकल टू एक्सर्ट एज वेल एज एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड नियर अदर ऑब्जेक्ट्स। यानी कि वो फोर्स लगाएगा भी और वो किसी ना किसी टाइप का फोर्स एक्सपीरियंस भी करेगा। जैसे देखिए, रिपल्सिव में क्या था? दोनों पर ही फोर्स लग रहा था ऑपोजिट डायरेक्शन में। अट्रैक्टिव में क्या था? एक दूसरे की तरफ फोर्स लग रहा था, लेकिन फोर्स लगा भी रहे थे और उन पर खुद भी लग रहा था। तो चार्ज कैसी प्रॉपर्टी हुई कि वो प्रॉपर्टी जो इनेबल कर दे एक पार्टिकल को फोर्स लगाने के लिए भी और कुछ ना कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करने के लिए। अब इसके बाद इनकी प्रॉपर्टी को स्टडी करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए। जैसे कि 2 प्रोटॉन्स को एक साथ लाए, वो फिर से दूर भागे। तो इलेक्ट्रॉन्स को एक साथ लाए, वो फिर से दूर भागे। फिर एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन को साथ लाए तो वो दोनों एक दूसरे की तरफ भागे, यानी कि यहाँ कुछ ना कुछ अलग था। फिर जब ये एक्सपेरिमेंट इन तीनों के साथ किया गया तो ये समझ में आया, अब क्योंकि सारे प्रोटॉन एक जैसे होंगे तो मतलब लाइक चार्जेस दे रिपेल ईच अदर, यानी कि जो सारे प्रोटॉन्स हैं उन पर क्योंकि एक जैसा चार्ज है तो वो एक जैसे चार्ज जो होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो पहला रिजल्ट क्या निकला? पहला इन्फ्रेंस निकला लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, यानी कि जिन पर एक जैसा चार्ज होगा वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और दूसरा इन्फ्रेंस क्या निकला? क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं और क्योंकि हमें पता है कि ये अलग अलग पार्टिकल्स हैं, मतलब शायद इनकी ये प्रॉपर्टी अलग अलग है, तो दूसरा इन्फ्रेंस आया कि अनलाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। जब यही एक्सपेरिमेंट जो तीसरा पार्टिकल था, यानी कि न्यूट्रॉन, जिसकी हमने अब तक बात नहीं की है, उसके ऊपर किया गया तो ना उसने प्रोटॉन के साथ कोई रिएक्शन दिया, ना इलेक्ट्रॉन के साथ कोई रिएक्शन दिया और ना ही दूसरे न्यूट्रॉन्स के साथ कोई रिएक्शन दिया।
इसका मतलब ये है कि जो न्यूट्रॉन है उसके पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन वाली जो प्रॉपर्टी है यानी कि चार्ज, वो नहीं है। यानी कि तीसरा रिजल्ट ये आया कि न्यूट्रॉन का चार्ज 0 है, और क्योंकि उसका चार्ज 0 है इसलिए उसका नाम है न्यूट्रॉन, यानी कि वो है न्यूट्रल। अब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज एक दूसरे से अलग था और बहुत एक्सपेरिमेंट्स में पता लगा कि ये चार्ज एक दूसरे को कैंसिल आउट भी कर रहा है। इसलिए इसको इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इनके चार्जेस को नाम दे दिए। उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका चार्ज हमने मान लिया कि नेगेटिव है तो हमने साइन लिया माइनस, और जो प्रोटॉन है उसका चार्ज हमने मान लिया कि पॉजिटिव है यानी कि साइन दिया प्लस। इसलिए ये पॉइंट भी वैलिड होगा कि वो दोनों एक दूसरे के चार्ज को कैंसिल कर रहे हैं। अब क्योंकि हमें पता लग चुका है कि जो एटम है वो चार्ज पार्टिकल से मिलके बना है, तो दिमाग में ये सवाल भी आता है कि क्योंकि सब कुछ एटम से मिलके बना है तो सब कुछ चार्ज है या अनचार्ज्ड है, क्योंकि ये तो डेफिनेट है कि वो बना किससे है, चार्ज्ड पार्टिकल्स के कॉम्बिनेशन से, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से। तो देखिए, जैसे ही हमने ये बात आपको समझाई कि इनको प्लस और माइनस साइन दिया गया है, ऑटोमेटिकली ये बात प्रूव हो गई थी कि प्लस और माइनस एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं। तो जितने भी न्यूट्रल एटम्स होते हैं उनके अंदर प्लस और नेगेटिव चार्ज एकदम बराबर अमाउंट में होता है। जितने भी न्यूट्रल एटम्स हैं उन सब के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का नंबर एकदम बराबर होता है, और यही रीजन है कि उनके ऊपर नेट चार्ज 0 हो जाता है। इसलिए हमारे जो बड़ी चीज़ें जो हमारे आसपास है, बेड, चेयर, सोफा, कर्टेन्स, वॉल्स, एवरीथिंग, वो सब चीज़ें न्यूट्रल हैं क्योंकि उनके अंदर बराबर नंबर है, और इसलिए वो एक दूसरे के साथ कोई भी ऐसा रिएक्शन अट्रैक्टिव या रिपल्सिव नहीं शो कर पा रही हैं। क्योंकि हमने चार्ज के बारे में इतना जान लिया है, अब हम जानेंगे चार्ज के यूनिट के बारे में। देखिए, चार्ज का यूनिट है कूलॉम, और कूलॉम का सिंबल है कैपिटल C। सो कूलॉम, इस नाम के पीछे एक साइंटिस्ट का हाथ है, और उन साइंटिस्ट का नाम था चार्ल्स ऑगस्टीन कूलॉम। इनके नाम के बाद रखा गया चार्ज के यूनिट का नाम, जो कि था कूलॉम। तो एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन पर बराबर चार्ज है, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, पर वो कितना है। सो इलेक्ट्रॉन का चार्ज, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि वो नेगेटिव होगा, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्स। और ऐसे ही प्रोटॉन, मैं सिंबल्स डिनोट करना शुरू कर चुकी हूँ बिकॉज हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे अब। सो एक प्रोटॉन पर कितना चार्ज होगा, +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि 1 कूलम अगर चार्ज बनेगा तो उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन या कितने प्रोटॉन्स होंगे, तो वो हम निकालेंगे ऐसे। देखिए, अगर चार्ज 1 कूलम है तो अगर हम उसे एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन का जो चार्ज है उससे डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा कि कितने इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन चाहिए एक कूलम चार्ज को बनाने के लिए। सो ऐसे ही हमने डिवाइड करके नंबर निकाला 6.25 × 10⁻18, यानी कि अगर इतने इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होंगे तो वो बनाएंगे -1 कूलम चार्ज, और अगर इतने ही प्रोटॉन इकट्ठे होंगे तो वो बनाएंगे +1 कूलम चार्ज। तो ऐसे ही 1 कूलम की डेफिनेशन क्या आ गई, 1 कूलम इज द चार्ज ऑफ 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, यानी कि अगर इतने इलेक्ट्रॉन या इतने प्रोटॉन इकट्ठे हो जाएं तो कितना बनेगा, 1 कूलम। और ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। तो देखिए, 1 कूलम इज द चार्ज ऑफ 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। ओके, यू कैन राइट दिस डाउन। चार्ज से रिलेटेड हमारा लास्ट चीज दिमाग में ये आती है, तो एटम चार्ज होता कैसे है। अब क्योंकि हमने डिस्कस किया कि जो एटम है उसमें इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं, और क्या है, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं। जो एक अनचार्ज यानी कि जो न्यूट्रल एटम है जिस पर कोई चार्ज नहीं है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर हैं, यानी कि टोटल नेगेटिव चार्ज जो है वो टोटल पॉजिटिव चार्ज के इक्वल है, यानी कि जितना माइनस उतना प्लस। तो क्या होगा, वो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो जो टोटल चार्ज होगा वो क्या होगा, 0। तो हम क्या कह सकते हैं, चार्ज कब आएगा, जब ये बराबर ना हो, जब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के इक्वल नहीं रहे। तो ये कब होगा, तो an atom can be charged when the number of electrons and the number of protons are not
इक्वल। तो अगर हम एक चार्ज एटम की बात करें, यानी कि उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट बी इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नेगेटिव चार्ज इज नॉट इक्वल टू पॉजिटिव चार्ज एंड टोटल चार्ज इज डेफिनेटली नॉट इक्वल टू 0। तो अब दो तरीके से एक एटम चार्ज हो सकता है, या तो उसके अंदर से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें बाहर निकाल दिया जाए, या फिर कहीं बाहर के इलेक्ट्रॉन्स उसमें ऐड कर दिए जाएं। इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल लिए, यानी कि अब प्रोटॉन जो है वो एटम में ज़्यादा हो गए, तो नेट चार्ज कैसा आएगा? पॉजिटिव। और ऐसे ही अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए, बाहर से इलेक्ट्रॉन लाके एटम में घुसा दिए, तो क्या होगा? अब नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गए, यानी कि जो नेट चार्ज होगा वो होगा नेगेटिव। That is the way how we charge an atom. The thing is, इलेक्ट्रॉन्स का ही लेना देना इसलिए हो रहा है क्योंकि जो एटम का स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा होता है। जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं वो सेंटर में एकदम टाइटली पैक्ड होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन है वो उनके आसपास थोड़ी सी लूजली पैक्ड ऑर्बिट्स में घूमते हैं। इसलिए सिर्फ इलेक्ट्रॉन के निकलने या इलेक्ट्रॉन के डलने, इन दो प्रोसेसेस से ही एक एटम चार्ज होता है। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन निकाल लूं तो मतलब इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, और अगर मैं इसे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स दे दूं तो इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ओके, अंडरस्टूड। अब हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि है इलेक्ट्रिक करंट। अब क्योंकि हम लोग अपना जो एटम है उसका स्ट्रक्चर जान चुके हैं कि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन टाइटली पैक्ड हैं और इलेक्ट्रॉन उसके आसपास ऑर्बिट्स में घूम रहा है, तो हमें ये चीज़ अब तक समझ आ जानी चाहिए कि मूव सिर्फ इलेक्ट्रॉन करेगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्योंकि वो टाइटली पैक्ड हैं और हैवी हैं, वो एज अ चार्ज मूव नहीं करेंगे। तो चार्ज जो इलेक्ट्रॉन पे है जब मूव करेगा, जैसे ही चार्जेस मूव करते हैं तो एक नई क्वांटिटी डेवलप होती है, उस क्वांटिटी का नाम है करंट। करंट दो टाइप्स का होता है, एक होता है वाटर करंट और दूसरा होता है इलेक्ट्रिक करंट। जब वाटर किसी कनाल या रिवर में से फ्लो करता है, दैट कॉन्स्टिट्यूट्स वाटर करंट। और ऐसे ही जब चार्ज, और चार्ज की फॉर्म में हमारा कौन फ्लो करेगा? जस्ट इलेक्ट्रॉन। सो जब इलेक्ट्रॉन्स विद चार्ज किसी ना किसी कंडक्टर में फ्लो करते हैं तो उसे कहते हैं क्या? इलेक्ट्रिक करंट। लेट्स सी देयर डेफिनेशंस। सो द डेफिनेशन सजेस्ट व्हेन वाटर फ्लोज थ्रू अ रिवर और अ कैनाल, दिस कॉन्स्टिट्यूट्स वाटर करंट। और जब when electrons यानी कि charge when they flow through a conductor, then electric current is generated. Now that we know the difference between electric current and water current, अब हम आगे बढ़ेंगे electric current के बारे में कुछ और चीजें जानने के लिए। The electric current through a conductor is expressed by the amount of charge flowing through the cross section of a conductor in unit time, यानी कि जितना टोटल चार्ज फ्लो किया है अगर हम उसे टाइम ऑफ फ्लो से डिवाइड कर दें, तब जो क्वांटिटी आएगी उसे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि कितना चार्ज एक क्रॉस सेक्शन में से एक पर्टिकुलर टाइम में निकला है उसका मेजर क्या बताएगा? करंट। मगर शॉर्ट फॉर्म में या फिर मैथमेटिकली कंसीडर करें तो टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज करंट। यानी कि करंट को कैसे डिफाइन करेंगे? इलेक्ट्रिक चार्ज अपॉन टाइम, जितने टाइम के लिए वो करंट फ्लो हुआ है। सो अगर इसको दूसरे फॉर्मूला में हम लोग चेंज करना चाहें, इट बिकम्स NE/T। नाउ दैट इज अ क्वेश्चन। हमने जब कूलम के बारे में पढ़ा था तो हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो उतने चार्ज को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे कैलकुलेट किए थे। ऐसे ही हम हर चार्ज को कैलकुलेट कर सकते हैं। जितना भी चार्ज हमें गिवन है, अगर हमें उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है और अगर हम उसे मल्टीप्लाई कर दें बाय द चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, सी E इज चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या आएगा? वो आएगा टोटल चार्ज। सो टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, दिस इज जस्ट अनदर फॉर्मूला। अब क्योंकि हम करंट के बारे में इतनी बातें जान गए, तो लेट्स गेट टू नो अ लिटिल मोर अबाउट करंट। यू कैन राइट दिस डाउन इन योर नोटबुक। सी, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में अगर हम कुछ फैक्ट्स जाने, इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, स्केलर क्या होता है? सो दो टाइप की क्वांटिटीज होती हैं। कुछ क्वांटिटीज में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और कुछ क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। सो जिन क्वांटिटीज में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है
और कोई डायरेक्शन से उनकी वैल्यू पे फर्क नहीं आता है, उन क्वांटिटीज को कहते हैं स्केलर्स। सो करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, कि उसकी डायरेक्शन चेंज होने से उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं आएगा। सम क्वांटिटीज आर वेक्टर क्वांटिटीज। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट। सो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन दे आर वेक्टर क्वांटिटीज। सो अभी यहीं की बात करते हैं, जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। सेकेंड, उस करंट को मेजर करने के लिए यूनिट क्या है? जैसे चार्ज के लिए यूनिट था कूलॉम, वैसे ही करंट के लिए यूनिट है एम्पियर, डिनोटेड बाय द सिंबल ऑफ कैपिटल ए, और ये है आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट आंद्रे मैरी एम्पियर। ओके, दिस कैन बी आस्क्ड इन वन ऑफ योर पेपर्स। सो आगे बढ़ते हैं। करंट को मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज होता है, उस डिवाइस का नाम है एमीटर। ओके, एमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर करंट। पर करंट की डायरेक्शन क्या है, किस डायरेक्शन में जा रहा है? अगर इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में जा रहा है तो करंट की फ्लो की डायरेक्शन उससे ऑपोजिट है, यानी कि करंट की फ्लो की डायरेक्शन या तो है फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में, यानी कि जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज चल रहा है या तो उस तरफ बोलो कि उस तरफ करंट है, या फिर ये बोलो कि अगर नेगेटिव एक तरफ चल रहा है तो करंट ऑपोजिट तरफ चल रहा है। सो हम दोनों ही बातें एक ही चीज को पॉइंट कर रही हैं, पर हमारे जो कंडक्टर्स हैं उनके अंदर जो चीज मूव करती है वो है नेगेटिवली चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स। सो हम क्या कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो से ऑपोजिट है किसकी डायरेक्शन? इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो की डायरेक्शन। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे द वैल्यू ऑफ 1 एम्पियर और उसकी डेफिनेशन। देखिए, अब हम देखेंगे 1 एम्पियर क्या है, क्योंकि हमने करंट को डिफाइन किया चार्ज पर यूनिट टाइम से। चार्ज का यूनिट रहेगा कूलॉम, टाइम का यूनिट लेंगे सेकंड। तो कूलॉम पर सेकंड को हमने बोला एम्पियर, यानी कि एम्पियर की वैल्यू क्या है? कूलॉम पर सेकंड। तो इससे डेफिनेशन क्या बनी? सो डेफिनेशन कहती है व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड, यानी कि क्रॉस सेक्शन क्या रहता है? अगर हम एक पाइप को कट कर दें तो जो राउंड पार्ट हमें नजर आएगा वो होगा उस पाइप का क्रॉस सेक्शन। ऐसे ही एक वायर का क्रॉस सेक्शन क्या होगा? अगर हम एक वायर को कट करें तो जो राउंड पार्ट, सपोज दिस इज अ वायर एंड यू हैव कट इट, तो ये जो राउंड पार्ट है ये उसका क्रॉस सेक्शन है। सो जितना चार्ज इस क्रॉस सेक्शन से जाएगा उसी को हम करंट में कंट्रीब्यूशन मानेंगे। सो जब 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड, तब हम कहेंगे कि उस कंडक्टर में से 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। दैट्स द डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। नाउ वी आर अबाउट टू स्टडी अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ करंट फ्लो इन अ कंडक्टर। सो सी, जब एक कंडक्टर होता है उसके अंदर एटम्स हैं, डेफिनेटली हम उसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो एटम्स के जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं वो सेंटर पे एकदम बाउंड होके टाइटली फिट होकर बैठे हैं और इलेक्ट्रॉन्स उनके आसपास ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं। सो जब एटम्स ऑफ कंडक्टर इकट्ठे रखे जाते हैं, यानी कि उनका एक बड़ा सा पीस लिया जाता है, तो जो आउटर मोस्ट शेल होता है ना, उसके 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स अपने एटम को छोड़ के बाहर ऐसे फ्रीली घूमना शुरू कर देते हैं। तो करंट में सिर्फ उन्हीं का कंट्रीब्यूशन रहता है। तो हम एक बार के लिए भूल जाते हैं कि यहाँ बाकी का एटम भी है और स्टडी करेंगे सिर्फ उन इलेक्ट्रॉन्स को जो कि करंट में कंट्रीब्यूट करेंगे। सो सी, जो एटम्स में से निकलकर इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर रहे हैं वो एक रैंडम मोशन में है, क्योंकि फिलहाल उनके ऊपर कोई बैटरी या कोई पावर सप्लाई नहीं है। सो दे आर फ्री टू मूव, दे आर मूविंग रैंडमली, और इस रैंडम मोशन के कारण कोई नेट चार्ज का मूवमेंट नहीं है, और चार्जेस मूव नहीं करेंगे तो हम जानते हैं कि किसी भी टाइप का करंट फ्लो नहीं होगा। सो इस सिचुएशन में देयर इज एब्सोल्युटली नो करंट। बट क्या होगा अगर इससे बैटरी को कनेक्ट कर दिया जाए? बैटरी क्या करेगी? बैटरी एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि EMF लगाएगी ताकि ये इलेक्ट्रॉन्स मोशन करने के लिए फोर्स्ड हो जाएं, मजबूर हो जाएं। सो इन इलेक्ट्रॉन्स पर जब फोर्स लगेगा तो जिस तरफ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल लगा होगा उस तरफ सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होंगे, यानी कि जो सारे इलेक्ट्रॉन्स है दे स्टार्ट सिस्टमैटिकली मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द
बैटरी। जैसे ही वो पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे, मतलब जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहा है, मतलब चार्ज मूव कर रहा है, चार्ज मूव कर रहा है, क्रॉस सेक्शन में से कर रहा है, दैट मीन्स करंट फ्लो हैज स्टार्टेड। तो ये है रीजन अबाउट करंट फ्लो। बट व्हाट अबाउट द डायरेक्शन? हमने पढ़ा कि द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो, यानी कि जिस तरफ नेगेटिव चार्ज फ्लो करेगा, करंट उससे ऑपोजिट साइड फ्लो करेगा। सो देखिए, द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो किस तरफ है? अगर इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ जा रहे हैं तो हमारा करंट उस तरफ पॉइंट कर रहा है। तो ये भी हमने इस डायग्राम में समझा दिया। सो इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक इट।